राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और एपिसोड को लाइक करें। सहस्त्रा और आव्या दोनों इस वक्त खड़े थे। आव्या समुद्र के लहरों को उठते हुए रात के चांद को देख रही थी, तो वहीं सहस्त्रा पीछे मुड़कर आव्या के बोलने का इंतजार कर रही थी। जब शांति छाई ही रहती है तो सहस्त्रा बोलती है, क्या हुआ आव्या, आप कुछ बात करना चाहती है मुझसे? आव्या वैसे ही खड़ी पूछती है, भाई कहाँ है भाभी? आव्या के सवाल से सहस्त्रा अजीब से एक्सप्रेशन लिए कहती है, पटना गए हैं, उन्होंने तो कल कहा था कि वे आज लौटेंगे, पर पता नहीं अभी तक आए नहीं। क्यों नहीं आए? सहस्त्रा एकदम नॉर्मल बात कर रही थी। आव्या थोड़ी चुप होकर फिर कहती है, भाभी आप भाई को धोखा क्यों दे रही हैं? आव्या के सवाल से सहस्त्रा को एकदम से झटका लगता है। वह थोड़ा हकलाते हुए कहती है, धोखा? कैसा धोखा? सहस्त्रा अब भी अनजान बन रही थी, जिसे आव्या को गुस्सा आ जाता है। आव्या सहस्त्रा की ओर मुड़ती और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, वो तो आप बताएंगी ना, आप भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं और क्यों? सहस्त्रा सोचते हुए परेशान होकर कहती है, आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आव्या का गुस्सा अब वक्त के साथ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब भी सहस्त्रा के एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आव्या सहस्त्रा के कंधे पर हाथ रखकर जोर देते हुए कहती है, सब कुछ समझ आ रहा है आपको, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं भाभी? आप भाई को डाइवोर्स कैसे दे सकती हैं? बोलते हुए आव्या सहस्त्रा को धक्का देती है, तो सहस्त्रा उसके धक्का देने से 2 कदम पीछे हो जाती है। आव्या की बात सुन सहस्त्रा के फेस एक्सप्रेशनलेस बदल जाते हैं। सहस्त्रा सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। आव्या उसके सिर झुकने से गुस्से से कहती है, सिर झुकाने का क्या मतलब है भाभी? आखिर आप भाई को बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए ऐसे कैसे डाइवोर्स ले सकती हैं? उन्हें इस कदर धोखा कैसे दे सकती हैं? क्या भाई को इतना भी जानने का हक नहीं कि आप उनसे डाइवोर्स क्यों लेना चाहती हैं? सहस्त्रा बिल्कुल चुप वैसे ही सिर झुकाए रहती है। आव्या उसके ऐसे चुप खड़े रहने से चिढ़ सी जाती है। वह आगे बढ़कर सहस्त्रा के बाजुओं को पकड़कर हिलाते हुए चिल्लाती है, आखिर क्या कमी रह गई भाई के व्यवहार में? वो कितना ख्याल रखते हैं आपका, वो कितना प्यार करते हैं आपसे भाभी? आव्या की यह बोलते ही सहस्त्रा अचानक ही आव्या को धक्का देती है और फिर उस पर चिल्लाते हुए कहती है, वो मुझसे नहीं, सहस्त्रा से प्यार करते हैं। आव्या पीछे होकर हैरानी से सहस्त्रा को देखती है। सहस्त्रा के चेहरे पर यह बोलते ही दर्द उभरने लगता है। वहीं आव्या के मुंह से एकाएक निकल जाती है, सहस्त्रा भाभी आप ही तो है सहस्त्रा। आव्या बस इतना बोलती है। सहस्त्रा चिल्ला उठती है, सहस्त्रा नहीं, प्रज्ञा, प्रज्ञा राठौर। आव्या को यह सुनकर बहुत जोर का झटका लगता है। उसके मुंह से धीरे से निकलती है, प्रज्ञा। सहस्त्रा के चेहरे पर इस वक्त हल्का गुस्सा दिख रहा था। वह अपने गुस्से को भड़ास निकालते हुए कहती है, धोखे में नहीं दे रही, धोखा तो मुझे मिला है, किस्मत ने मुझे धोखा दिया है, इस जिंदगी ने मुझे धोखा दिया है। यह बोलते ही सहस्त्रा का शरीर ढीला पड़ जाता है। वह बेसुध सी पड़ खड़ी करती है, प्यार, बहुत प्यार करती हूँ मैं साजन से, मुझे प्यार के बारे में पता भी नहीं था, तब से उनसे प्यार करती हूँ। बचपन से ही मेरा बस एक सपना था कि उनके साथ शादी करूँगी, उनके साथ ज़िंदगी बिताऊँगी, लेकिन वक्त की घड़ी ऐसी पलटी कि फिर मैं कभी उनसे मिल ही नहीं पाई। बोलते हुए सहस्त्रा की आंखों में आंसू बह जाते हैं। आव्या बस सहस्त्रा को देखते रह जाती है। सहस्त्रा यानी प्रज्ञा पहले वक्त को याद करते हुए कहती है, 18 साल पहले मैं उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने जा रही थी। बोलते हुए वह उस पल में खो जाती है। फ्लैशबैक। प्रिंस कार हाईवे प्रिंस कार ड्राइव कर रहा था और वहीं प्रज्ञा उसके पास वाली सीट पर बैठी थी। प्रज्ञा अपने हाथ में पकड़ी गिफ्ट को देखते हुए अपनी मीठी सी आवाज़ में कहती है, पापा साजन को ये गिफ्ट पसंद आएगा ना? प्रिंस आगे देखते हुए कहता है, हाँ मेरी गुड़िया, कितनी बार सवाल करेगी, आप 50 बार पूछ चुकी हैं। यह सुनकर प्रज्ञा मुंह बनाकर प्रिंस को देखती है। प्रिंस एक नज़र प्रज्ञा को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए आगे देखता है। प्रिंस कार चला ही रहा था कि तभी अन्या का कॉल आता है। प्रिंस ब्लूटूथ कान में लगाकर कॉल रिसीव करता है। उधर से अन्या की आवाज़ आती है, आप कहाँ हैं? आपने कहा था आप जल्दी आएंगे, अभी तक आए क्यों नहीं? प्रिंस मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बस 10 मिनट, फिर सबसे पहले मैं तुमसे ही मिलूँगा। अन्या थोड़ा परेशान होकर कहती है, प्लीज़ जल्दी आइए, हमें बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है।
हाँ हाँ, आ रहा हूँ। बोलते हुए प्रिंस अचानक कार रोकता है। प्रिंस की नज़र सामने पड़ती है जहाँ कुछ लोग एक आदमी और औरत से उसके बच्चे छीनने की कोशिश कर रहे थे। वह औरत चिल्लाकर उन सबको अपने बच्चों से दूर कर रही थी। वही कार के रुकने की आवाज़ सुनते ही अन्य घबरा सी जाती है। वह कुछ बोलती, प्रिंस हड़बड़ी में कान से ब्लूटूथ निकालता है और कार में रखकर कार से निकल जाता है। प्रणय सामने का नज़ारा देखकर डर जाती है। पापा बुलाते हुए वह सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करती है। प्रिंस भागकर उन लोगों की ओर जाता है जिससे वो लोग बच्चा छीनने की कोशिश कर रहे थे। वह हिमांशु और दिया थे। प्रिंस उनके पास पहुंचते हैं, उन लोगों को धक्का देकर उन सबको हटाता है। एक आदमी ने दिया के बच्चे का पैर पकड़ा हुआ था। दिया के छोटे से बच्चे का पैर पकड़ा हुआ था और खींच रहा था। दिया का बच्चा रोज जा रहा था। वहीं दिया भी रोते हुए उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ मेरे बच्चे को, छोड़। प्रिंस जब उन लोगों को मारने लगता है तो प्रिंस के जाने से अब हिमांशु भी उन लोगों को मारने लगता है। दोनों मार तो रहे थे लेकिन अचानक ही उन लोगों को संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इधर प्रज्ञा किसी तरह से कार से निकल जाती है और पापा चिल्लाते हुए उनकी ओर बढ़ती है। प्रिंस मुड़कर प्रज्ञा को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, गुड़िया यहाँ मत आओ, कार में बैठो। उसके इतना बोलते उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि एक आदमी ने प्रिंस के पीठ पर चक्कू मार दिया था। यह देखकर प्रज्ञा जोर से चिल्लाती है। हिमांशु उस आदमी को मारकर उससे पहले उसे पीछे से एक आदमी पकड़ लेता है। दिया से भी उसके बच्चे को छीन लिया जाता है और उसे जोर से धक्का दिया जाता है। नीचे गिर जाती है और उसके सर पर हल्की चोट लग जाती है। प्रज्ञा दौड़ती हुई उस आदमी के पास जाकर उसके हाथ को काट लेती है। वह आदमी दर्द से चिल्लाता और प्रज्ञा को देखकर उसे अचानक उठाकर फेंक देता है। प्रज्ञा का सिर एक बड़े से पत्थर से जा लगता है। प्रज्ञा की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। प्रज्ञा यह देखकर चिल्ला उठती है, गुड़िया। प्रिंस यह देखकर चिल्ला उठता है, गुड़िया। ये आदमी प्रिंस की ओर बढ़ते हुए कहता है, बहुत शौक है ना लोगों को बचाने का, अब तुझे कौन बचाएगा। प्रिंस की नज़र तो अब प्रज्ञा पर थी जिससे सिर में नीचे रोड में खून बह रहा था। प्रिंस की आंखों से आंसू बह जाते हैं। प्रिंस प्रज्ञा को और जाते हुए बुलाता है, गुड़िया। वह आदमी जल्दी से आगे बढ़कर प्रिंस के पीठ पर फिर एक बार चाकू मारता है। प्रिंस का ध्यान तो बस प्रज्ञा पर था। उसे दर्द तो हुआ था लेकिन उसमें नज़रअंदाज कर दिया। वह जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था आदमी उस पर चाकू घोंपता जा रहा था। वह अब रुकता है जब पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है, चलो जल्दी करो, कोई आ रहा है। तो वह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी। वह आदमी प्रिंस के पीठ पे चाकू घोंपता रहता है जब तक कि एक आदमी उससे आके कहता नहीं है कि चलो जल्दी करो, यहाँ पे किसी के आने की कोई आ रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी आवाज़ सुनते ही सभी आदमी रुक जाते हैं जो हिमांशु को मार रहे थे। प्रिंस को जो चाकू मार रहा था वह आखिरी बार चाकू घोंपता है और धक्का देकर सबके साथ मिल जाता है। सभी आदमी अब वहाँ से दिया के बच्चे को लेकर खाई में फेंक देते हैं और चले जाते हैं। प्रिंस खून से लथपथ प्रज्ञा के पास घुटनों के बल बैठा हुआ था। गुड़िया बोलते हुए उसके आंसू गालों पर बह जाते हैं। प्रिंस की सांसें भी अब थमने लगी थी। प्रिंस रोते हुए प्रज्ञा के माथे पर किस करता है और वहीं उधर दिया अपने बच्चे को खाई में गिरा देखकर खुद वह मरना चाह रही थी लेकिन हिमांशु ने पकड़ लिया। दिया रोते हुए जोर जोर से चीख रही थी, मेरा बच्चा। प्रिंस प्रज्ञा के छोटे से गाल पर हाथ रखकर उसके पास पेट के बल लेट जाता है और रोने लगता है। उधर अनन्या को हद से ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। वह उसके पैर पर जगह पर नहीं ठहर रहे थे और वह बार बार कॉल किए जा रही थी। उसके पैर भी इधर उधर चले जा रहे थे। कुछ ही पल में प्रिंस की आंखें बंद हो जाती हैं। उसका रोना रुक जाता है, उसकी सांसें वहीं थम जाती हैं। वहाँ पर कुछ लोग उन सब की ऐसी हालत देखकर एम्बुलेंस बुलाते हैं जिसमें प्रिंस को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है और वहीं प्रज्ञा की धड़कन अब तक बंद नहीं हुई थी। शायद वो जीना चाहती थी। प्रज्ञा को जिंदा देखकर हिमांशु और दिया उसे ले जाते हैं। प्रज्ञा को ट्रीटमेंट होता है
और ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि प्रज्ञा की याददाश्त चली गई है, जिस वजह से हिमांशु और दिया उन्हें एक नया नाम के साथ एक नई पहचान देते हैं। दिया अपने बच्चे के खोने का दर्द की वजह से प्रज्ञा को अपनी खुद की बेटी मानने लगती है। दिया का एक बड़ा लड़का था, लेकिन अब वह मान चुकी थी कि उसने जो बच्चा पैदा किया था वह एक लड़की बच्ची थी। फ्लैशबैक एंड्स। ये सब बात करते हुए सहस्त्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सहस्त्रा प्रज्ञा कहती है, जिस चोट की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी, वही चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त उसी दिन वापस आ गई थी जिस दिन माँ पापा के कमरे में आग लगी थी। मैं जब होश में आई तो साजन को सामने देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन जैसे ही मुझे उसकी बात याद आई, मैं अपनी खुशियों को दबा दी। प्रज्ञा के साथ हुई घटना सुनकर आव्या की भी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रज्ञा रोते हुए बोली, साजन मुझसे प्यार नहीं करते। अब भी मैं प्रज्ञा के बारे में पूछती हूँ तो वह टाल देते हैं। उन्होंने तो मेरे प्यार तक को बचपना का नाम देकर ठुकरा दिया। वो मेरे करीब आते हैं, लेकिन कोई और समझकर। मुझे घुटन सी महसूस होती है उनके करीब आने से। मैं उनके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती उनके साथ। हर बार बस सहस्त्रा सहस्त्रा सहस्त्रा। नफरत हो गई है मुझे इस नाम से। बोलते हुए प्रज्ञा की आंखों में अपने नाम के लिए नफरत भरी हुई थी। आव्या अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, लेकिन प्रज्ञा, तुम्हारा डीएनए प्रिंस चाचू से क्यों मैच नहीं कर रहा था? प्रज्ञा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, डीएनए के बारे में मुझे नहीं पता, और ना ही मैं ये सब जानना चाहती हूँ। मैं अब यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, अपनी पहचान को वापस लाना चाहती हूँ। अब दोबारा मैं साजन की ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं। बोलते हुए प्रज्ञा वहाँ से भागकर जाने लगती है, पर आव्या तुरंत उसकी ओर बढ़कर उसकी बाजू पकड़ लेती है। बिना मुड़े ही कहती है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आव्या जल्दी से नाम में सिर हिलाकर कहती है, नहीं प्रज्ञा, तुम ऐसे किसी को छोड़कर नहीं जा सकती। हम सब तुम्हारे परिवार हैं, और ऐसा हो सकता है कि भाई को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो छुपा रहे हों। प्रज्ञा आव्या के हाथ को झटक कर कहती है, कुछ नहीं पता उन्हें। अगर पता होता ना तो वो हर वक्त ये ना कहते कि प्रज्ञा की बात भूल जाओ और हमारी बात करो। मैं कह रही हूँ ना, वो हमेशा प्रज्ञा नाम आते मुंह मोड़ लेते हैं, और वो इस शरीर में बस सहस्त्रा को पहचानते हैं। प्रज्ञा तो उन्हें याद ही नहीं है। सबके कमरे में मेरी बचपन की तस्वीर है, लेकिन उनके कमरे में सिर्फ सहस्त्रा की तस्वीर है। वो सहस्त्रा जिससे उनसे शादी की थी, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी बनाया, उसे अपनी सजनी बनाया। मैं साजन की सजनी नहीं बनी, ये हक सहस्त्रा नाम ने लिया है। जब भी साजन मुझे सहस्त्रा समझकर छूते हैं तो पता है कैसा लगता है, जैसे कोई मेरे दिल पर सुई चुभो रहा हो। नहीं सह सकती अब मैं इस दर्द को, नहीं सह सकती अब मैं इस तकलीफ को। इसलिए जैसे ही डाइवोर्स पेपर बन जाएंगे, मैं उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। अब तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे ज़िंदगी मिलनी ही नहीं चाहिए थी। उसी वक्त भी मैं मर जाती तो अच्छा होता, ये सब देखता तो नहीं पड़ता। आव्या उनके यह कहते हुए जोर से चिल्लाती है, प्रज्ञा। प्रज्ञा आव्या को देखती है और फिर उसके आंसू से आंसू बह जाते हैं। प्रज्ञा रोते हुए अब वहाँ से भागकर चली जाती है। आव्या प्रज्ञा को देखती ही रह जाती है। आव्या के मन में भी बस सवाल उभरते लगते हैं कि अगर आव्यान को सब कुछ पता है तो वह प्रज्ञा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर नहीं पता तो फिर आव्यान ने सहस्त्रा नाम की लड़की से बिना कुछ सोचे समझे शादी क्यों की। उधर प्रज्ञा कमरे में बेड पर पेट के बल लेटी थी और तकिए पर अपना मुंह छुपाए रो रही थी। जिसे प्रज्ञा बस 3 साल की उम्र में प्यार करती आ रही थी, उसे किसी और का होता हुआ वह कभी नहीं देख सकती थी। भले शरीर एक था, लेकिन पहचान 2 थी, सहस्त्रा और प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी सहस्त्रा, यहाँ राइटर में ने बार बार प्रज्ञा ब्रैकेट सहस्त्रा लिखा है, तो इसलिए मैं कभी प्रज्ञा बोलूँगी, कभी सहस्त्रा। प्रज्ञा बेड पर टिककर बैठी सो रही थी। वह काफ़ी देर तक रो कर जब उसका रोना बंद हुआ, वह बैठ गई और बैठे बैठे ही सो जाती है। रात के 12 बज रहे थे। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज आवाज़ से खुलता है, जिससे सहस्त्रा की नींद तुरंत खुल जाती है। प्रज्ञा आंखें खोलकर सामने देखती है। उसे आव्यान दिखाई देता है।
अव्यान दरवाज़ा बंद करके लड़खड़ाते हुए कबर्ड की ओर जाता है। अव्यान की हालत देखकर प्रज्ञा उसे देखने लगती है। अव्यान बहुत मुश्किल से कबर्ड खोलता है और कुछ ढूंढते हुए कपड़ों को बाहर फेंकने लगता है। सहस्रा बस उसकी हरकत देख रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अव्यान को हुआ क्या है। अव्यान कबर्ड से एक इंजेक्शन निकालता है और खुद के हाथ में लगाने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ इतना ज़्यादा कांप रहे थे कि उसके हाथ में इंजेक्शन छूटकर गिर जाती है। अव्यान लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल बैठता है और इंजेक्शन उठाने की कोशिश करता है। अव्यान के हाथ में जैसे ही इंजेक्शन आती है, वह अपने हाथ में इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। प्रज्ञा बहुत गौर से अव्यान को देखने लगी। अव्यान के चेहरे पे पसीने की बूंदें थी और शरीर कांप रहा था। यह सब कुछ देखकर प्रज्ञा जल्दी से उठती है और अव्यान के पास आकर घुटनों के बल खड़ी हो जाती है। प्रज्ञा खड़ी हमेशा थोड़ी परेशान होकर कहती है, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? प्रज्ञा की आवाज़ सुनकर अव्यान सिर उठाकर उसे देखने लगता है। अव्यान के सिर उठाते ही प्रज्ञा की उसकी लाल आंखें दिखती हैं और अव्यान के नशे में होने का एहसास होता है, पर ये नॉर्मल नशा नहीं था। किसी ने अव्यान को ड्रग्स दिए थे। अव्यान अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। प्रज्ञा अव्यान की बात सुनकर उसे इंजेक्शन लेती है और उसे लगाने की कोशिश करती है। सहस्रा भी उसके इस वक्त हाथ कांप रहे थे। अव्यान सहस्रा के चेहरे को देखती है और सहस्रा के हल्के हल्के कांपते होठ को देखकर अव्यान के शरीर से एक हलचल सी होती है। अव्यान एक झटके से प्रज्ञा को दोनों बाजुओं को पकड़कर जमीन पर लिटा देता है। अचानक हुए इस मूवमेंट से प्रज्ञा एक हाथ में इंजेक्शन छूटकर गिर जाती है। अव्यान हर ड्रग्स का असर अब बढ़ते लगा था, जिससे वह खुद को बिल्कुल नहीं रोक पा रहा था। अव्यान एकदम से प्रज्ञा के होठों पर अपने होठ रख देता है। प्रज्ञा के पूरे शरीर में झंझनाहट सी होती है। आज से पहले अव्यान ने प्रज्ञा को कभी किस नहीं किया था। दोनों के हेड जरूर पहले भी मिले थे, लेकिन आज अव्यान भूखे शेर की तरह प्रज्ञा के होठों को एग्रेसिवली किस कर रहा था। अव्यान इस कदर प्रज्ञा के होठों पर टूट पड़ा था जैसे वह उसे खा ही जाएगा। सहस्रा खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, पर अव्यान ने इस कदर उसे जकड़ा रहा था कि वह हिल नहीं पा रही थी। प्रज्ञा यानी सहस्रा को किस करते हुए अव्यान के अंदर जो ड्रग्स की वजह से आग लगी हुई थी, उसने अव्यान को ठंड का एहसास जगा रही थी। अव्यान जैसे ही प्रज्ञा यानी सहस्रा के होठों को छोड़ता तो उसे बहुत अजीब लगता, जिस वजह से वह फिर से प्रज्ञा यानी सहस्रा के होठों को अपने होठों में लेता है और इस बार अव्यान सहस्रा के होठों को बुरी तरह से काटने लगता है। प्रज्ञा यानी सहस्रा की दर्द से चीख निकल उठती है, जिसे सुनकर अव्यान अपनी बढ़ी हुई सांसों को रोकते हुए कहता है, आई एम सॉरी बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। प्रज्ञा सहस्रा उसे आंसू भरी आंखों से देखने लगती है। प्रज्ञा सहस्रा की समझ रही थी कि इसमें अव्यान कुछ नहीं कर सकता। वह उस ड्रग्स के असर से पूरी तरह से नशे में डूब चुका था। उसकी सेक्सुअली डिज़ायर बाहर आने लगी थी। सॉरी बोलते हुए अव्यान भले रुक गया, लेकिन फिर एक बार जब उसकी नज़र प्रज्ञा सहस्रा के होठ कांपते हुए होठों पर पड़ी, तो वह चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता। अव्यान बहुत तेजी से प्रज्ञा सहस्रा के होठों को चूम रहा था, जिससे कई बार प्यार ना था, इसके में बस दर्द था। प्रज्ञा दर्द महसूस कर रही थी। प्रज्ञा सहस्रा को अपने होठ से बहुत दर्द हो रहा था। यानी प्रज्ञा और सहस्रा एक ही है, लेकिन अब वह खुद के छुड़ा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पता था वह चाह कर भी खुद को अव्यान के चुंगल से छुड़ा नहीं सकती। हर लड़की तो चाह होती है कि उसकी जो फर्स्ट किस हो बहुत स्पेशल हो। अव्यान और की यह फर्स्ट किस थी, लेकिन इसमें दोनों की मर्जी नहीं थी। न अव्यान खुद से होश में रहा था और न ही प्रज्ञा अपनी मर्जी से अपने करने दे रही थी। वक्त के साथ अव्यान की डिज़ायर बढ़ती जा रही थी, जिसमें वह बिल्कुल नहीं सह पा रहा था। अव्यान एक झटके से प्रज्ञा के साड़ी को उसके छुपे सीने से हटा देता है। प्रज्ञा यह देखकर अव्यान को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें उसे रोकने में
जरा भी हिम्मत नहीं थी। अव्यान प्रज्ञा पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और वह लगातार प्रज्ञा के शरीर को अब काटने लगा था। इससे प्रज्ञा की सिसकी भरी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगती है। वह आवाज़ अव्यान को और ज़्यादा उत्तेजित करने की कोशिश कर रही थी। अव्यान एक एक झटके से प्रज्ञा के कपड़ों को सीने से अलग कर देता है। अव्यान के हर एक मूव से प्रज्ञा बस दर्द और दर्द पहुंच रही थी, तो वह ये दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिससे दर्द से भरी जाती है। उसके आंसू लगातार गाल पर बहने लगते हैं। वह सिसकते हुए कहती है, प्लीज़ रुक जाइए, हमें दर्द हो रहा है। लेकिन अव्यान के कानों में अब बंद हो चुके थे। बस प्रज्ञा का खूबसूरत बदन दिख रहा था। अव्यान अपनी शर्ट को भी निकाल कर फेंक देता है। प्रज्ञा को अब अव्यान की हर एक हरकतों से डर लगने लगा। वह खुद को सिमटने की कोशिश कर रही थी। प्रज्ञा को समझ आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, जिससे उसका बदन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था। प्रज्ञा ने ऊपरी शरीर में एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जिसमें अव्यान के दांतों के निशान न हो। प्रज्ञा का गोरा बदन अब पूरे लाल हो चुका था। अव्यान इस कदर उस पर हावी हो रहा था जैसे वे प्रज्ञा का शरीर शिकार कर रहा हो। अव्यान के हाथ प्रज्ञा के कपड़ों में चल रहे थे और वह पहले ही उसकी आंखों के सामने एक नज़ारा छाने लगा जिसमें प्रज्ञा के बचपन का मासूम सा चेहरा था। उस मासूम चेहरे पर मुस्कान थी। अव्यान ड्रग्स के नशे भरे चेहरे में प्रज्ञा यानी सहस्रा के चेहरे को देखता है, जिस पर दर्द थे और आंसू लगातार बह रहे थे। अव्यान उसके चेहरे को देखते ही अपनी हालत को संभालते हुए उसके ऊपर से हटता है और प्रज्ञा उसे देखने लगती है। अव्यान अपनी लड़खड़ाती कदम से वॉशरूम जाता है और जोर से दरवाज़ा बंद करके लॉक कर देता है। प्रज्ञा एक पल के लिए सहम जाती है। अव्यान ने प्रज्ञा को तो उसे दर्द देने से छोड़ दिया था, लेकिन अब उसका दर्द बाहर आने लगा। ड्रग्स का असर तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक उसे जिस्म की गर्मी ना मिले या फिर दवाई ना मिले। अव्यान को अपना शरीर फटता हुआ महसूस हो रहा था, जिस वजह से वह चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर प्रज्ञा घबरा जाती है और वह जल्दी से अपनी बिखरी साड़ी को उठाकर अपने सीने को छुपाते हुए वह वहाँ पर आ जाती है। प्रज्ञा दरवाज़ा को खटखटाते हुए बुलाने लगती है, साजन साजन दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। प्रज्ञा को भी समझ आ चुका था कि अव्यान किस तरह अंदर तड़प रहा होगा। वह अव्यान को तड़पते हुए कभी नहीं देख सकती थी, उसके दर्द को कभी नहीं सह सकती थी। अव्यान के हर तड़प से प्रज्ञा को यानी सहस्रा को बहुत तकलीफ हो रही थी। वॉशरूम के अंदर अव्यान खुद को संभालने के लिए शॉवर के ठंडे पानी को अपने ऊपर गिरा देता है। हर एक गिरता पानी उसके शरीर की गर्मी को थोड़ा भी कम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके शरीर की गर्मी अब पानी से कभी ठंडी नहीं हो सकती थी। अव्यान के शरीर में अब दर्द का जैसा अंबार फूट पड़ता है और वह फिर एक बार दर्द से कराह उठता है, जिससे सुनते ही प्रज्ञा बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाकर बुलाने लगती है, साजन प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, हम ऐसे आपको नहीं देख सकते, खोलिए ना दरवाज़ा, प्लीज़ खोलिए साजन प्लीज़ कि बोलते बोलते रो पड़ती है। लेकिन प्रज्ञा की पुकार अव्यान तक जा ही नहीं रही थी और न ही उसकी तकलीफ भरी रोने की आवाज़। अंदर अव्यान अपने दर्द से ही तड़प रहा था और वह नई प्रज्ञा को अयान के दर्द को महसूस करते हुए तड़प रही थी। अव्यान को ड्रग्स के असर से पूरे काबू में ले लिया था। अव्यान इस सब को रोकने के लिए अचानक ही अपना सिर बहुत जोर से दीवार पर मारता है। वह लगातार अपने सिर को दीवार पर मारते जा रहा था। उसे शायद ठान लिया था कि उसके जिस्म की गर्मी को मिटाने के लिए वह प्रज्ञा यानी सहस्रा को नहीं छुएगा, प्रज्ञा को के जिस्म को दर्द नहीं देगा, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा, भले उसे कितना भी दर्द क्यों ना झेलना पड़ जाए। वह सहसा को दर्द नहीं देगा। जहाँ अंदर अव्यान खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं बाहर प्रज्ञा उसे बुलाती जा रही थी और रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। अव्यान के माथे पर खून बह जाता है और उसके खून बहने लगने से वह शॉवर का पानी उसे धो रहा था। आखिरकार अव्यान बहुत जोर से अपने माथे पर दीवार पर मारता है, फिर लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाता है।
अब उसकी हालत बेहोशी की होती है। अव्यान की सारी चीज़ें अब धुंधली सी दिखाई देने लगती है और एकदम से उसका आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा जाता है। अव्यान उस अंधेरे में गुम हुआ फर्श पर बेहोशी की हालत में गिर पड़ता है। अव्यान की आंखें धीरे बंद हो जाती है। वहीं दरवाज़ा खटखटा कर बुलाते बुलाते प्रज्ञा थक जाती है और वह दरवाजे से सटकर नीचे सरकते हुए बैठ जाती है और रोने लगती है। अब अव्यान की आवाज़ अंदर से तो नहीं आ रही थी, लेकिन प्रज्ञा उसकी हालत के बारे में सोच सोच कर रोती जा रही थी। अगली सुबह हल्की सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। पूरे फर्श पर कपड़े अस्त व्यस्त पड़े थे और सहस्रा वॉशरूम के दरवाजे पर सटकर अब तक बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। उसके गाल, होठ, हाथ और शरीर में अव्यान के काटने के निशान दिख रहे थे, जो अब लाल से काले पड़ चुके थे। उसके शरीर के कपड़े भी तहस नहस हो चुके थे, लेकिन कुछ हद तक उसे ढक रहे थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आवाज़ के साथ अव्या अंदर आई। भाभी, कल रात अव्यान ने बस दरवाज़ा एक ही बंद कर दिया, जिस वजह से अव्या दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। कल रात अव्या ने बस दरवाज़ा ऐसे ही बंद कर दिया, जिस वजह से अव्या दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है। अंदर जाती अव्या की नज़र कमरे की हालत पर पड़ती है। फर्श के कपड़ों से लेकर अव्या की नज़र खराब हालत में बैठी प्रज्ञा पर पड़ती है। उसकी हालत देखकर अव्या घबरा जाती है। अव्या जल्दी से उसके पास जाती है और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बुलाने लगती है, प्रज्ञा, प्रज्ञा। अव्या के ऐसे हिलाने पर आवाज़ देते ही प्रज्ञा की आंखें खुल जाती हैं और वह अव्या को देखती है। उसे अपने शरीर में बहुत दर्द होता है और वह कमरे को देखती हुई फिर खुद को देखती है। अव्या एकदम से सवाल करती है, ये आपकी हालत कैसे, किसने की? अव्या के इतने पूछने पर सहस्रा को सब कुछ याद आ जाता है और रोते हुए कहती है, साजन, साजन अंदर बहुत दर्द में है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। अव्या कुछ समझ नहीं पाती तो वह पूछती है, भाई, भाई को क्या हुआ? अव्या सवाल तो करती है, लेकिन वह प्रज्ञा कोई जवाब नहीं देती, बस रोती जाती है। अव्या यह देखकर परेशान हो जाती है। वह दरवाजे को देखती है, फिर प्रज्ञा को अच्छी तरह से चादर से ढक देती है। अव्या अब ध्रुवंश को बुलाकर लाती है। ध्रुवंश के आते ही अव्या प्रज्ञा के दरवाजे से हटती है। ध्रुवंश दरवाजे को खटखटाते हुए 2-3 बार बुलाता है, ब्रो, ब्रो, लेकिन जब आवाज़ नहीं आती तो वह दरवाजे को धक्का मारने लगता है। ध्रुवंश के तेज धक्का देने से दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। अब ध्रुवंश थोड़ा पीछे होता है और जोर से एक लात मारता है। दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से खुल जाता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, प्रज्ञा जल्दी से अंदर जाकर देखती है। अव्यान के सिर पर खून था और वह शर्टलेस फर्श पर गिरा हुआ था और तीनों ही ये देख घबरा जाते हैं। तीनों ही जल्दी से दौड़कर उसके पास जाते हैं। प्रज्ञा तो सीधे जाकर अव्या से लिपट जाती है। वहीं अव्या और ध्रुवंश उसे बुलाने जाते हैं। अव्या की जब आंखें नहीं खुलती तो काव्या चिल्लाकर सहसा से पूछती है, क्या हुआ है भाई को, बताइए भाभी। प्रज्ञा अव्या से लिपटते हुए कहती है, शायद उनको किसी ने ड्रग्स दे दिया है। ध्रुवंश और अव्या यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। अव्या जैसे ही यह सुनती है कि अव्यान को ड्रग्स दिया गया है, वह और अब तक उसे कोई दवाई जिस्म की गर्मी नहीं मिली है, तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ध्रुवंश भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि ड्रग्स का असर तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक दवाई न मिले या फिर उसकी डिज़ायर पूरी ना हो, और अगर ड्रग्स का असर ख़त्म नहीं हुआ तो इंसान की जान भी जा सकती है। ध्रुवंश दौड़कर जल्दी से बाहर चला जाता है। अव्या भी अव्यान के नब्ज़ चेक कर रही थी, जो अब तक नॉर्मल थी, लेकिन अव्यान की सांसें नहीं चल रही थी। अब भी ड्रग्स का जहर उसके अंदर काम कर रहा था। ध्रुवंश दौड़ते हुए अंदर आता है और अव्या को इंजेक्शन देते हुए कहता है, ट्यूलिप, इसे इंजेक्ट करो जल्दी। अव्या हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से इंजेक्शन लेकर अव्यान के शरीर में इंजेक्ट करती है। ध्रुवंश और अव्यान दोनों ही अपने पास ड्रग्स का इंजेक्शन एंटीडोट रखते थे। इन सब चीज़ों से ध्रुवंश भी बहुत बार गुजर चुका था। उस वक्त वही एंटीडोट काम आता था। अव्या उसी तरह से अव्यान के सिर से चोट पर पट्टी करती है, क्योंकि अव्यान के
खुद को इतनी ही चोट दी थी कि वह बेहोश हो सके। प्रज्ञा अव्यान के सीने से लिपटी चुपचाप थी। उसे बस अव्यान के कल रात की दर्द याद आ रही थी। रोनी भी अब वहाँ पहुँचा था। रोनी के पहुँचते ही ध्रुवंश उसे घूरते हुए बोलता है, कहाँ थे तुम और ब्रो की हालत तुमने ऐसे होने कैसे दी? रोनी अव्यान को देखते हुए फिर ध्रुवंश को। रोनी अपनी सफाई देते हुए कहता है, अव्यान ने मुझे उस इंसान को पकड़ने के लिए भेज दिया था। मैंने कहा था कि मैं कमरे तक पहुंचा कर दवाई दे देता हूँ, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। कल रात जब पार्टी में अव्यान के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया गया था तो उसका असर बहुत तेज़ी से होने लगा। अव्यान को जैसे ही पता चला वह तुरंत पार्टी हॉल से बाहर निकल गया और जाकर कार में बैठ गया। पहले तो रोनी को भी कुछ समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे उसे भी सब कुछ समझ आ गया। अव्यान ने अपने अंदर ड्रग्स महसूस करके बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह गुस्से में रोनी को उस इंसान का पता लगाने के लिए कहता है। रोनी पहली बार तो नहीं सुनता, लेकिन दूसरी बार अव्यान कुछ ज़्यादा ही गुस्से में उस पर चिल्लाता है, जिस वजह से उसे जाना पड़ता है। अव्यान भी खुद को संभालते हुए अपने कमरे में चला आता है। रोनी का ऐसा जवाब पाकर आव्या एकदम से उठकर कहती है, किसने भैया को भाई के साथ? रोनी थोड़ा रुककर कहता है, सितारा। सितारा नाम सुनते ही ध्रुवंश थोड़ा हैरान हो जाता है। सितारा तो किसी सितारा का पता नहीं था। आव्या को तो किसी सितारा का पता नहीं था, इसलिए वह समझ नहीं पाती कि सितारा कौन है और उसने ऐसे क्यों किया। वही प्रज्ञा जब यह नाम सुनती है तो वह पहले तो वह भी सोचने लगती है, फिर जब उसे याद आता है कि सितारा कौन है तो उसके अंदर गुस्सा उभर जाता है। प्रज्ञा अव्यान को ऊपर से हटकर कमरे में अव्यान को पहुंचाने के लिए बोलती है। प्रज्ञा अव्यान के ऊपर से हटकर कमरे में अव्यान को पहुंचाने के लिए बोलती है। अव्यान को ध्रुवंश और रोनी बहुत मुश्किल से उठा ले जाते हैं। ध्रुवंश अव्यान को बेड पर लेटाते ही कहता है, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? रोनी तुरंत ही जवाब देता है, आज सुबह ही हमने उसे पकड़ा है। पूछने पर उसने जवाब दिया कि वह बस अव्यान को पाना चाहती है। अव्यान ने उससे शादी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वो यह ड्रग्स देकर अव्यान के साथ रात बिताना चाहती थी, ताकि जब प्रेग्नेंट हो तो वह अव्यान को शादी के लिए फोर्स कर सके। अभी उसे पता नहीं है कि अव्यान की शादी हो चुकी है। पहले कहे गए शब्दों को प्रज्ञा का खून खौल उठता है, लेकिन जैसे ही वह यह बात सुनती है कि सितारा का पता नहीं है कि अव्यान की शादी हो चुकी है, तो प्रज्ञा को इस बात से बहुत तकलीफ होती है। अव्यान प्रज्ञा के ऊपर हक जताता था, उसके करीब आता था, लेकिन आज भी अव्यान ने दुनिया को अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस नहीं किया। आखिरकार अव्यान प्रज्ञा या सहस्रा को पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं अपना रहा था? यह सवाल हर किसी के मन में था। आव्या सब कुछ देखते हुए प्रज्ञा को फ्रेश होने के लिए कहती है और खुद अव्यान के होश में आने के लिए चेक करती है। अब तो अव्यान के होश नहीं आने वाला था जब तक दवाई ड्रग्स के असर को खत्म ना कर दे। ध्रुवंश और रोनी भी अव्यान का काम को संभालने के लिए चले जाते हैं। सितारा ने बारे में तो अव्यान ही उठकर बताने वाला था, इसलिए कोई कुछ नहीं कह सकते थे। आव्या अव्यान के सामने ही बैठी रहती है। घर के सब लोगों को यह खबर मिलती है कि जिस वजह से सभी अव्यान को देखने आते हैं। काव्या अव्यान के सिर के पास बैठ अपने गोद में रख लेती है और झुककर उसकी पट्टी पर लपटे माथे को चूम लेती है। आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के अव्यान को देखता है और फिर उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। काव्या थोड़ा परेशान होकर कहती है, परी, आयन ठीक तो हो जाएगा ना, वरना हम लोग इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। यह सुनकर आव्या बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, मम्मा, क्या आपको मेरी डॉक्टरी होने पर शक है? काव्या जल्दी से ना में सिर हिला देती है, नहीं परी, हमारा मतलब ये नहीं था। इस पर आव्या काव्या को देखते हुए कहती है, मैं कह रही हूँ ना मम्मा, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस उन्हें आराम की ज़रूरत है, शाम तक होश आ जाएगा। काव्या अव्यान को देखने लगती है। प्रज्ञा वॉशरूम से बाहर निकलती है और नहाने के बावजूद उसके शरीर में अव्यान के काटने के निशान बहुत अच्छे से दिख रहे थे। उसकी पीठ को तो अव्यान ने काट काट कर फुला दिया था। प्रज्ञा की हालत देखकर ध्रुव, सौरभ और आदित्य बाहर चले जाते हैं।
प्रज्ञा नीचे पड़े कपड़ों को उठाने के लिए झुकती है, पर तभी श्रेष्ठा उसके पास जाते हुए कहती है, रुको श्रेष्ठा, वो सब छोड़ दो, मैं कर दूंगी। तुम बैठो और प्रिंसेस से ट्रीटमेंट करा लो, वरना जहर फैल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कर लूँगी। बोलते हुए प्रज्ञा कपड़ों को उठाती है, तभी काव्या उसे बुलाती है। हाँ ससुरा, श्रेष्ठा बिल्कुल सही कह रही है, आप इधर आइए। परी, आप उन्हें दवाई लगा दीजिए, वरना ये दर्द बहुत दिन तक रहता है। बोलते ही काव्या आव्या को देखती है। प्रज्ञा काव्या की बात नहीं टालती, क्योंकि बचपन से वह काफ़ी ज़्यादा काव्या से जुड़ी थी। पर एक बात से उसे बहुत दर्द होता है कि काव्या ने भी आव्यान की ज़िंदगी में किसी और के आने की कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने खुशी खुशी सहस्रा को एक्सेप्ट कर लिया। प्रणय जाकर बेड पर बैठ जाती है तो आव्या उसे हर जगह दवाई लगाने लगती है। श्रेष्ठा नीचे सारे कपड़ों को समेट कर कबर्ड में रखती है। श्रेष्ठा और काव्या दोनों का नेचर इतना ज़्यादा अच्छा था कि कभी प्रज्ञा को लगता ही नहीं था कि वह दोनों उसकी सास हैं। आव्या प्रज्ञा के हर एक बाइट मार्क पर दवाई लगाती है और वहीं बैठ जाती है, पर कुछ ही वक्त में उसे हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आती है, जिस वजह से उसे जाना पड़ता है। श्रेष्ठा भी जाकर प्रज्ञा के लिए नाश्ता लाती है। काव्या वहीं बैठी बस आव्यान के बालों को सहलाती रहती है और प्रज्ञा काव्या के क्षमता को देख जा रही थी। प्रज्ञा का नाश्ता करने का जरा भी मन नहीं था, इसलिए वह बस जूस पीकर नाश्ते को ढक देती है। काव्या आव्यान के बालों को सहलाते हुए प्रज्ञा से कहती है, कल रात आपने हमें बुलाना चाहिए था, हम ना सही, लेकिन परी तो बगल वाले कमरे में थी, उसे बुला लेते। यह सुनकर प्रज्ञा सिर झुका लेती है और कहती है, हमें उनके दर्द को देखकर कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें, हमें उनके दर्द के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। बोलते ही प्रज्ञा की आंखों से आंसू निकलने लगे। प्रज्ञा रात में जब आव्यान को इतना दर्द में कराहते सुनती है तो उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। उसे यह तक याद नहीं रहता कि उसे किसी को बुलाना चाहिए या फिर कोई उसके सिवाय इस घर में रहता है। काव्या प्रज्ञा के बहुत गौर से देखती है। काव्या को प्रज्ञा के अंदर खुद की छवि दिख रही थी। जिस तरह आदित्य को कुछ होने से उसे आदित्य के दर्द के सिवा कुछ नहीं दिखता, उसी तरह प्रज्ञा भी थी। काव्या अब प्रज्ञा से और ज़्यादा कुछ भी बोलकर हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह आव्यान को देखकर फिर एक बार उसके माथे पर किस कर लेती है। शाम का वक्त, दिन बीत कर शाम हो जाती है। आव्यान को धीरे धीरे होश आने लगता है और अपने सिर को धीरे से पकड़कर आंखें खोलता है तो खुद को काव्या की गोद में पाता है। काव्या वैसे ही बैठी सो रही थी। कुछ पल वह काव्या को देखता है और फिर उसकी नज़र सामने बैठी प्रज्ञा पर जाती है। वो भी अपनी आंखें बंद किए हुए ही थी, पर सोई नहीं थी। आव्यान धीरे से काव्या के हाथ को हटाता है और उठकर बैठ जाता है। तभी कमरे में आदित्य एंटर करता है। आव्यान और प्रज्ञा आदित्य को देखते हैं। आदित्य को देख प्रज्ञा के अंदर थोड़े डर के भाव आ जाते हैं और वह काव्य को देखने के लिए नजरें घुमाती है तो उसे आव्यान दिखता है जो आदित्य को देख रहा था। आव्यान को देखते ही प्रज्ञा के चेहरे पर एक शांति सी आ जाती है और वह एकदम कहती है, आप कब उठे और ऐसे बैठ क्यों हैं? आप लेट जाइए, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। बोलते ही प्रज्ञा उठकर कमरे से निकल जाती है। आदित्य चलते हुए आगे जाता है और बेड पर बैठकर आव्यान का हाथ पकड़ लेता है। आदित्य आव्यान की आंखों में देखते हुए कहता है, आर यू फाइन? आव्यान धीरे से सिर हिला देता है। आदित्य आव्यान की आंखों में देखते रहता है और फिर उठकर काव्या को अपनी गोद में उठा लेता है। इतना करते ही वह आव्यान के कान में कहता है, सिचुएशन बिगड़ रही है, ठीक कर लो, वरना फिर गलतफहमी बढ़ती जाएगी। बोलते ही आदित्य काव्य को लेकर कमरे से निकल जाता है। आव्यान आदित्य को जाते हुए देखता रहता है। उनके जाते हुए आंखें बंद करके रात की बातों को सोचने लगता है। वह सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ आती है, सूप। आव्यान आंखें खोलकर सामने देखता है। सामने प्रज्ञा खड़ी थी। आव्यान प्रज्ञा को देखकर उठ जाता है और वॉशरूम चला जाता है। प्रज्ञा सूप को बेड पर रखकर बैठ जाती है और वॉशरूम की ओर देखने लगती है। कुछ ही देर में आव्यान फ्रेश होकर बाहर आता है। बाहर आकर वह बेड पर बैठता है
प्रणय सूप उठाती है। चम्मच से सूप लेकर वह अव्यान की ओर बढ़ा देती है। अव्यान प्रणय के हाथ को पकड़ लेता है और प्रणय उसे देखने लगती है। अव्यान प्रणय के हाथ, गर्दन, होठ, गाल सब जगह बहुत गौर से देखता है। अव्यान उसके हाथ से चम्मच लेकर सूप को साइड में रखता है और फिर उसकी साड़ी के पल्लू को हटाकर उसे देखने लगता है। प्रणय सिहरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान बहुत गौर से अपने काटे हुए निशान को देख रहा था जो काले पड़ चुके थे। अव्यान की नज़र अब उसके जख्मी होठों पर पड़ती है। अव्यान अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके होठों को छूता है तो एकदम से प्रणय की आह निकल जाती है। उसकी आह सुनकर अव्यान अपना सर हटाकर कुछ पल उसे देखता है और एकदम से प्रणय के गले लग जाता है। प्रणय को भी जैसे इसी चीज़ का इंतजार था कि तभी अव्यान को कसकर पकड़ लेती है। अव्यान की आंखें बंद थी और उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसके दिल के हाल अच्छे तरीके से बता रही थी। दूसरी तरफ आव्या अपने सारे पेशेंट्स को देखकर चेयर पर बैठी हुई थी और वह चेयर से टेक कर बैठी थी और उसके सामने आंखें बंद करी थी। आव्या वैसे ही रहकर कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। एसी की ठंडी हवा से और थकावट की वजह से वह गहरी नींद में चली जाती है। आव्या की नींद जब खुलती है तो रात के 12 बज चुके थे। आव्या 10 बजे के करीब सो गई थी। आव्या टाइम देखकर तुरंत चेयर से उठती है और खुद को डांटती है। क्या करती है आव्या, कितना लेट हो गया। बोलते ही वह जैसे फ़ोन को ऑन करके देखती है घर के सभी के मिस कॉल्स होते हैं। ये देखकर आव्या जल्दी से कैबिन से निकल जाती है। आव्या बहुत तेज़ी से चलते हुए हॉस्पिटल से निकलने लगती है। आव्या जा ही रही थी तभी उसकी नज़र अचानक ही रुद्र पर चली जाती है जो लिफ्ट के अंदर अभी गया हुआ था। और रुद्र को देखते ही अव्यान के मन में बस एक ख्याल आता है कि जरूर वह उसके लिए ही आया है, जिस वजह से उसे थोड़ी चिढ़ होने लगती है और साथ ही गुस्सा भी। आव्या कुछ सोचते हुए रुद्र के पीछे चली जाती है। आव्या लिफ्ट के सामने जाकर देखती है तो लिफ्ट 3rd फ्लोर पर जा रही थी। इस हॉस्पिटल का लास्ट फ्लोर था, वहाँ जाना सब कोई को मना था। आव्या ने इस बारे में हॉस्पिटल वालों से पूछा तो लेकिन किसी का कोई सीधा जवाब नहीं होता। एक तरह से बोला जाए तो 3rd में कुछ छुपा था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अब जब रुद्र इस फ्लोर पर चला जाता है तो आव्या को भी यह जानने की उत्सुकता होने लगती है कि आखिर 3rd फ्लोर पर ऐसा क्या है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। आव्या ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, वह लिफ्ट खोलते ही अंदर जाती है और सीधे 3rd फ्लोर का बटन दबा देती है। वो कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। आव्या का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अब पता नहीं इस बार रुद्र का कौन सा राज इस हॉस्पिटल में छुपा था जिसे आव्या देखने जा रही थी। क्या पता ये राज आव्या की जिंदगी को ही बदल दे। अब सवाल यह था कि वह राज आव्या की जिंदगी में अच्छाई की तरह आएगा या फिर एक बुराई की तरह। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।